एवरीवन, वेलकम टू एचएनआर अध्ययन। सो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपीएचसीएससी एग्जाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के थ्रू अगर जो हम एग्जाम की बात करते हैं, यूपीएचसीएससी एग्जाम की बात करते हैं, तो इसमें सामान्य अध्ययन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, जिसमें सामान्य अध्ययन में भी अलग अलग पार्ट्स है। तो ईवीएस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके सवाल आने ही आने हैं। ठीक है। तो आज मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 20 प्रश्न आप सभी के साथ में करवाने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आप सबको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं एग्जाम के लिए। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 30 में से 30 क्वेश्चन में से 30 को निकालना। ठीक है, मतलब 30 में से 30 नंबर आने चाहिए। तो उसके लिए हमें भाई सामान्य अध्ययन में ईवीएस को पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पेड बैचेस भी हैं, तो आप सभी हमारे इस पेड बैच को ले सकते हैं। अगर आप अगेन सामान्य अध्ययन बैच लेना चाहें, यूपीएचसीएससी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करें, तो सामान्य अध्ययन बैच सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है। तो आप यहाँ पर फीचर्स देख सकते हैं, कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पीवाईक्यूज, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ आपको भी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। साथ ही साथ हम क्वालिटी को भी किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो क्वालिटी भी आपको बेस्ट मिलने वाली है विद और सारे के सारे नोट्स भी। सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सारे टॉप एडुकेटर्स है जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं यूपीएचसीएससी एग्जाम और जितने भी एग्जाम्स की अगर मैं बात करती हूँ, एचपीएससी एंड ऑल, तो सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करवाने में आपको हेल्प करते हैं, साथ ही साथ आपको गाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सामान्य अध्ययन बैच लेना चाहें तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी और जीएस का पार्ट आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा इजीली। कल्याण बैच साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो है हिंदी साहित्य का बैच। अगर आप अगेन हिंदी साहित्य के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके सामने ये जो बैच है, ये आप सभी के लिए बेस्ट बैच है, क्योंकि यहाँ पे अगेन कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, पीवाईक्यू, डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीडियो रिकॉर्डेड आपको सेशंस भी मिल जाएंगे। लाइव अगर आप नहीं ले सकते तो वीडियो फॉर्म में आप, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हो। तो आपके पास दो बैचेस हैं। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप सभी एचएन अध्ययन का ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको सेक्शन वाइज सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपेयर करें तो यूजीसी नेट के कोर्सेज अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग हैं, कॉम्बो बैचेस अलग हैं, टेस्ट सीरीज के लिए अलग है। तो एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही ऐप है हमारा एचएन अध्ययन का, उसमें जाके देख लीजिए जो आपको कोर्स बाय करना है, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगेन हम आप सभी को वो प्रिपरेशन करवाते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको 300 या 400 रुपए में आपको पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी आप इस रेफरल कोड को भी यूज कर सकते हैं, दैट इज PK93। PK93 क्या है? ये एक रेफरल कोड है जिसमें आपको 50% 50% और ज्यादा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और ज्यादा ऑफ मिल जाएगा सभी के सभी बैचेस के लिए, नॉट ओनली फॉर द यूपीएचसीएस एग्जाम। अगर आप यूजीसी के लिए कर रहे हैं, एचपीएससी के लिए कर रहे हैं, तो सभी के लिए आपको एक ही सिंगल ये जो कोड है ये लगाना है और इसमें 50% और ऑफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है क्या? एक्चुअली आप सभी को पता है ग्रीन हाउस इमिशंस के बारे में कौन सा प्रोटोकॉल डील करता है, तो आप सभी को पता होगा क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ग्रीन हाउस इमिशंस को हमें क्या करना है? हमें उसको निर्धारित करना है, उसको हमें उसकी ऊर्जा को हमें बढ़ावा नहीं देना है, उसको हमें क्या करना है? मैनेज करना है। और ये एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको सरकार ये देखती है कि ग्रीन हाउस का ऊर्जा या उसका जो जनरेशन है वो कम रहे और उसको हम सही तरीके से प्रबंधी हेतु रूप से अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण समाधान के रूप में उसको माने। ठीक है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द अर्थ? तो देखिए प्राइमरी पहला सोर्स क्या होता है ऊर्जा का? अगर हम पृथ्वी के लिए ऊर्जा की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर सन ही हो जाएगा, क्योंकि पहला सोर्स आपका सोलर है, सोलर हमारे पास है। जैसे कि आप सभी को पता है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि आपको पता है इंडिया और फ्रांस का कोलैबोरेशन है। इसका जो हेड ऑफिस है वो आपका इंडिया में है, मतलब गुरुग्राम में है। तो सोलर एनर्जी में वैसे भी हमारी कंट्री बहुत टॉप में ही है। ठीक है, तो सोलर प्लांट्स में हम बहुत ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सोर्स, वैसे भी हमारा सोलर ही हो जाएगा। विच गैस इज कंसिडर एज अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो 6 ग्रीन हाउस गैसेस होती है। तो उसमें से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन तो हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है,
हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है वो है CO2। CO2 के इमिशंस को रिड्यूस करने की बात करता है ना क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द वैरायटी ऑफ द लाइफ इन द वर्ल्ड एज अ पर्टिकुलर हैबिटेट। तो भैया पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए दुनिया में जो जीवन की विविधता है या किसी विशेष आवास आवास के लिए क्या शब्द है? बायो, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी के हैबिटेट। तो अगर मैं यहाँ पर बहुत बात करती हूँ विविधता की, तो सिंपल सी बात है जैव विविधता आ जाएगा ना। जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या है? बायोडायवर्सिटी सभी इंडिविजुअल्स के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अब चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या फिर हम लोग हो, ह्यूमंस हो, ठीक है। तो सबको बायोडायवर्सिटी में ही इंक्लूड किया जाता है। एक पर्टिकुलर हैबिटेट जो होता है ना, ठीक है, या पर्टिकुलर जो आवास है वो उसके अंदर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन रिन्यूएबल, मतलब सॉरी नॉट नॉन रिन्यूएबल नहीं, नॉन रिन्यूएबल। इन्होंने बोला है कौन सा रिन्यू हम बार बार नहीं कर सकते। गैर नवीकरण, नवीकरण संसाधन कौन सा है? ठीक है, मतलब यहाँ पर सोलर को हम बार बार रिन्यू करते हैं, ठीक है, विंड को भी हम बार बार रिन्यू करते हैं, तो इसलिए रिन्यूएबल ये हो गया। कोल एक बार अगर हमारा खत्म हो जाए तो कोल को हम बार बार रिन्यू नहीं कर सकते, तो कोयला यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा मेन कॉज है एसिड रेन का? एसिड रेन का सबसे मेन मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जैसे कि आप सभी को पता है एसिड रेन है। एसिड रेन कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा कारण है, ठीक है, या एक ऐसा कॉज है जो कहीं ना कहीं रेन में एसिडिटी लेकर आ रहा है, रेन को क्या बना रहा है? अम्लीय रेन वर्षा बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस डिस्क्राइब द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। तो जहां पर धीरे धीरे तापमान है उसका जो इंक्रीज है, उसका जो टेम्परेचर में तापमान है जो इंक्रीज हो रहा है, औसत जो है वो औसत तापमान जो इंक्रीज होता जा रहा है, वो कौन सी प्रतिक्रिया है? ठीक है, ग्लोबल कूलिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या वेदर पैटर्न्स। तो यहाँ पर आप सभी को पता चल जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है, जिससे क्या होता है? बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारा जो एनवायरमेंट है बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, पोल्यूट होता जा रहा है, तो अपने आप से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। What type of the ecosystem is categorized as a high salinity? तो सलाइन वाटर आप सभी को पता है जहां पर थोड़ा सा नमक हो, ठीक है। सलाइन वाटर क्या होता है? जो नमक है। फ्रेश वाटर भैया बिल्कुल बिल्कुल साफ पानी हो, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, स्थलीय, मेराइन, मेराइन या फिर मुहाना। तो सिंपल सी बात है, मेराइन वाटर जो मेराइन होता है, मराइन एनिमल्स आप सभी को पता है जो पानी के अंदर होते हैं, वो पानी के अंदर जो है जैसे सी लेवल में, ठीक है, तो मेराइन हो जाएगा, मेराइन इकोसिस्टम हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो फिर वो सैलिनिटी बहुत ज्यादा उजागर होती है, उच्च लवणता होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो आप सभी को मैं बता देती हूँ, फॉसिल फ्यूल देखो नेचुरल गैस है, ऑयल भी हमारा फॉसिल फ्यूल है, कोल भी हमारा फॉसिल फ्यूल है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी तो हमारा कौन सा है? ये तो भाई ऐसा एनर्जी है ना, ये तो रिन्यूएबल पे चला जाएगा ना, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, परमाणु ऊर्जा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा, बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द वेटलैंड? भाई वेटलैंड का मेन पर्पस क्या है? जो वेटलैंड है, जो हमारी भूमि है, जो हमारी धरती है, वो वेट क्यों है? वाटर, वाटर स्टोरेज, क्योंकि भाई पानी का जो संग्रहण है वो बढ़ता जा रहा है। फ्लड कंट्रोल, ठीक है, बाढ़ का नियंत्रण करना, हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ, ठीक है, आवास बढ़ावा हो रहा है, आवास किसमें? ठीक है, जीवों के लिए। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, मतलब ऑल ऑप्शन आ जाएगा। मेन पर्पस सभी हैं इसके। वेटलैंड का जो मेन पर्पस है, वाटर स्टोरेज भी है, फ्लड को कंट्रोल करना भी, हमें नियंत्रण करना भी आना चाहिए, और आवास में जो जीवों का जो आवास है उसको भी ये कंट्रोल करके चलता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, 11th है ये, ठीक है, नंबरिंग में थोड़ा सा कुछ एरर आ गया है, तो 11th है ये। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज? में क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट, रियो या फिर मॉन्ट्रियल। तो आप सभी को ये पता आना चाहिए, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट आ जाता है। पेरिस एग्रीमेंट क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय समझौता के लक्ष्य को बढ़ावा देता है जलवायु परिवर्तन के लिए। जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज को निपटारा करने के लिए। 11वां क्वेश्चन, विच लेयर इज ऑफ द एटमोस्फेयर कंसिस्ट या कंटेन ओजोन लेयर?
ओजोन की परत कौन से वायुमंडल में किस परत के अंदर हो जाएगी? तो अगर हम देखें ट्रोपोस्फेयर में नहीं होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है गुड ओजोन और बैड ओजोन दो तरीके के होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओजोन लेयर की परत की, तो स्ट्रेटोस्फेयर में हो जाता है। ठीक है, समतला मंडल में। नेक्स्ट, 12वां क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन? भाई डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर हिंदी में नहीं डाला, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको समझा देती हूँ। ये आपका 13th क्वेश्चन है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन जब आप पेड़ों को कट डाउन कर रहे हो तो इसका मेन रीजन क्या है? अर्बनाइजेशन, बहुत ज्यादा अर्बन हो रहा है, अर्बन एरिया में शहरीकरण हो रहा है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बढ़ावा हो रहा है। इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, या और? तो भैया ऑल ही पॉइंट है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर, हम खेत खेत उपजाऊ बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खेती बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज आ गई हैं। तो तीनों ही रीजन है जो कि डिफॉरेस्टेशन का है। ओके, 14th क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल? यहाँ पर बोला रिन्यूएबल एनर्जी का कौन सा होगा? नेचुरल गैस, कोल, सोलर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी? तो यहाँ पर बोला रिन्यूएबल, जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूएबल, सोलर को हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताइए, सोलर एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ पॉल्यूशन है जो कॉज करता है व्हीकल से? ठीक है, कौन सा ऐसा मुख्य वाहन है जो कॉज करता है, किसकी वजह से? वाहनों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज? तो सिंपल सी बात है, वाहनों की वजह से हो रहा है, तो वो आपका एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एयर पॉल्यूशन वाहनों की वजह से हो रहा है ना, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट, 15वां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का, जो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है वो कौन सा है? इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, जैव विविधता बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। रेजिंग हाई लेवल्स, हाई लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और हमारा क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, या डिक्रीज नेचुरल डिजास्टर? तो कहीं ना कहीं जो उसका परिणाम है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है? हमारा जो सी लेवल है, या डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है, या डिक्रीज नेचुरल हो रहा है, या क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा नेचुरल डिजास्टर, आपदा में हो रहा है ना, बढ़ावा हो रहा है। ठीक है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा हमारा फिर नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ये समझ में आ गया ना सभी को? हाँ जी, कोई भी डाउट है तो हम मुझसे पूछ लेना। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मेन एम है, या क्या रेफर करता है? ये करता है डेवलपमेंट टू मीट द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। भैया ये सभी भविष्य की पीढ़ियों को समझौता के लिए वर्तमान जरूरतों को पूरा करने में हेल्प करता है। ठीक है, यही है, प्रेजेंट नीड को हमें फोकस करना है, राइट? ठीक, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 18वां क्वेश्चन, नंबरिंग एक ना आगे बढ़ रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स द सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन, इरोजन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब मृदा अ, अपरादन का, योग्यता को बढ़ावा देने के लिए, कहीं ना कहीं जो भूमि है, जो सॉइल है, वो हमारी क्यों क्यों बढ़ कम होती जा रही है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, पेड़ों को, वनों की कटाई हो रही है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, अति चारण हो रहा है, एग्रीकल्चर कृषि हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सारी ही पॉइंट्स हैं जो सॉइल हमारा इरोजन हो रहा है। ठीक है, सॉइल का जो हमारा इरोजन हो रहा है, मतलब सॉइल जो हमारी बेकार होती जा रही है, खंडर होती जा रही है, उसकी वजह से। 19th क्वेश्चन देख लीजिए, विच गैस इज प्रीमियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा यहाँ पर गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाने के लिए? ऑक्सीजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं होता, नाइट्रोजन हमारा ग्रीन हाउस नहीं होगा, अर्गन नहीं होगा, तो भैया मीथेन ही होता है। मीथेन ही एक ऐसा गैस है जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। 20th क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा मैग्निफिकेशन है, या एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर इंक्रीज किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिन इन द ऑर्गेनिजम्स एट अ हायर ट्रॉपिकल लेवल, मतलब उच्च
उच्च ट्रॉपिकल जो स्तर है उसमें जीवों का जो पदार्थ है उनका वृद्धि, उसको हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके उसमें इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हाई ट्रॉपिकल में ना, हाई ट्रॉपिकल जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, जो स्तर है, उच्च ट्रॉपिकल स्तर है, वहां पे क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, उसमें वृद्धि की जाती है टॉक्सिन्स की। नेक्स्ट, 21वां क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म कार्बन फुटप्रिंट रेफर्स टू। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है जहां पर CO2 का इमिशन प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पादन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसकी कुल मात्रा क्या होती है, कार्बन फुटप्रिंट्स। कार्बन फुटप्रिंट्स कहलाई कहलाई जाती है। ठीक, तो होप आप सभी को यहाँ पे ना क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़ा सा हम क्विक चले हैं, इसलिए चले हैं ताकि आप सभी को क्विकली क्विकली आंसर्स समझ में आ जाए, ठीक है, और पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। इसी तरीके से एक रैपिड फायर राउंड और नेक्स्ट वाले सेशन में लेकर आऊंगी। इसको हम ले लेते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पर होगा, 20 और क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं आप सभी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बाकी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यूपीएससी के बैचेस जोरों शोरों से चल रहे हैं, तो आप हमें एनरोल कर सकते हैं, यहाँ पे क्लासेस को ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में विजिबल हो जाएगी। सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए ताकि उन सभी का ईवीएस का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। धन्यवाद।